नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऑफिसर अड्डा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम ईपीएफओ 2017 का मैथ के सेक्शन में हम पेपर डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, और देख रहे हैं कि किस तरह से हम मैथ्स के सेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे हमें, कैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उससे पहले हम अगर देखें यहाँ पर, तो देखें हमारी स्क्रीन पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, यूपी टेट और बहुत सारे कोर्स लिखे हुए हैं। देखिए यूपीएससी, ईपीएफओ, आईएएस, पीसीएस प्री विद सीसेट, यूपी आरओ, एआरओ, जीडी, एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी, एसएसआर, सारी चीजें, यूपी ट्रिपल एसएससी, पीईटी, ये सारी चीजें आपके समक्ष लिखी हुई हैं। और देखिए इनकी फीस कितनी कम है, इतनी कम फीस में और आप क्या लेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर कीजिए और बताइए कि ऑफिसर अड्डा आपके साथ, देखिए इतनी कम फीस में घर बैठे आपको इतनी अच्छी तैयारी करा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है जो ईपीएफओ में 2017 में पूछा गया था। प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम, और प्रश्न क्या है एक बार हम देख लेते हैं। लिखा क्या कि two vehicle which are 100 किलोमीटर apart the running towards each other in a straight line, ठीक है, यानी दो वाहन जिनके बीच की दूरी 100 एक दूसरे की ओर एक सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, in how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 km per hour and 80 km per hour respectively। उन्हें एक दूसरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि वे क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रहे हो। यही तो कह रहा है, कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होगा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये करना होता है कि देखते हैं पूछ क्या रहा है। कह रहा कितना समय लगेगा, यानी कह रहा हाउ मच टाइम, समय। भाई समय लगेगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा बेसिक, तो थोड़ा बहुत पता होगा। देखिए होता क्या है, देखिए इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ये तो पता चल गया हमको कि डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब दिक्कत कहां हो रही है, अब हमें देखना है। देखिए दोनों की चाल दी है, चाल क्या क्या है हमको दी है। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 80, 45 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो दिया है। देखिए बहुत बढ़िया चीज क्या कि जब दो पिंड समान दिशाओं में गतिमान होते हैं, यानी ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 45, तो ये हो जाएगा 125 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 125 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, देखिए सेम डायरेक्शन में जब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, सेम डायरेक्शन माइनस। देखिए ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, यानी कितना 80 हो गया और ये 45। अगर इधर जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो दिशा माइनस होती है, यानी सेम डायरेक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट जा रहे हो, गतिमान हो, तो उनकी स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो 80 45 में से माइनस हो गया। अच्छा क्या हो जाता है, माइनस। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन एक इधर से आ रहा है और एक इधर से, ये आ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो जब सेम डायरेक्शन माइनस अपोजिट डायरेक्शन प्लस अपोजिट, तो 45 और 80 कितना हो जाएगा, 125। कितना होगा, 125। आ गया 125। ये हमारी स्पीड आ गई कितनी, 125 किलोमीटर पर आवर आ गई रिलेटिव स्पीड। यानी क्या होगा, एक दूसरे के बीच की दूरी 100 किलोमीटर और जब अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा हमें कैसे पता चला अपोजिट है, देखिए क्या लिखा है, रनिंग टूवर्ड्स मींस क्या होता है, ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। देखिए एक दूसरे की ओर, हिंदी में भी तो लिखा है, एक दूसरे की ओर एक सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं। ठीक, समय आ गया। अच्छा 25 4 जा 25 5 जा चला गया। अच्छा अब क्या है, अब क्या है तो 4/5 मिनट में आंसर आएगा। तो मिनट बनाइए, कैसे गुणा करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। ये गया, ये बार कितनी बार, 12, 12 4 जा 40, यानी 48 मिनट। देखिए आंसर आ गया, चेक कर लीजिए।
चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल यानी किसी वस्तु का दाम इज इंक्रीज बाई 20%, 20% बढ़ गया। फर्दर इसके अतिरिक्त देयर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ द आर्टिकल कॉस्ट ₹1331। इसके अतिरिक्त दाम में हुई वृद्धि पर 5% कर लगता है, ठीक है, to the customer. Then what was the price of the article before the increase in price? यदि ग्राहक के लिए वस्तु की लागत 1331 रुपए है तो दाम में वृद्धि से पहले वस्तु का दाम क्या था? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यह देखना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दाम में वृद्धि से पहले देखिए किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ गया। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर चीज, जैसे देखिए हर चीज, जैसे सीपी अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। यानी सीपी 100% होती है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, 100%। 20% बढ़ गया तो प्लस कर दें कितना जो इंक्रीज हुआ है, तो कितना 20% बढ़ गया, 20%, यानी दाम हो गया है इतना। अब इस पर टैक्स लगेगा, टैक्स का मुद्दा जो आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्सर हम गलती कर देते हैं क्या कि 5% टैक्स, तो हम 5% टैक्स पूरा लगा देते हैं ना पूरे पे, ऐसा नहीं है। देखिए क्या लिखा है, दाम में हुई वृद्धि पर 5% कर लगता है। देयर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑफ द ऑन द इंक्रीमेंट। 5% टैक्स किस पर लग रहा है? दाम में हुई वृद्धि पर टैक्स लग रहा है 5%। दाम में हुई वृद्धि, दाम में, अच्छा दाम में कितनी वृद्धि हुई थी? दाम में जो वृद्धि हुई थी, दाम में जो वृद्धि हुई है वो है 20 हुई है, 20 का 5% यानी 5%। 5% क्या होगा? 20 इंटू 5/100, 0.05 2 10/10, यानी कितना? 1, यानी कितना? 1, तो कितना आ गया? 21। यही तो हो गया, यानी 1 जुड़ गया तो वृद्धि अब टैक्स के साथ हो गई है, यानी टैक्स कितना जुड़ गया है? 1, यानी 1% टैक्स जुड़ गया तो ये हो जाएगा 121%। कितना हो जाएगा? 121%। कितना हो जाएगा? 121%। कितना होगा? 121%। बहुत ध्यान समझिए, यानी यही हम दे रहे हैं वस्तु को खरीदने के लिए, और खरीदने के लिए वस्तु की लागत कितनी है? 1331। इसका मतलब 121% की जो वैल्यू है वो है 1331 रुपए। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आप समझिए 1% की वैल्यू, क्या ये डिविजिबल है? डिविजिबल है। किससे? 11 जा, ठीक है, यहां पर देखिए 11 1 2 1 ये हो गई। अब देखिए 1% की वैल्यू कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 11 टाइम, चला गया 11 टाइम, यही तो हुआ। पूरा कितनी बार जा रहा है? 11 11 121। अब देखिए जब 11 11 121 11 11 121, तो आप थोड़ा सा गौर करिए, जब 11 11 121 तो कह रहा दाम में वृद्धि से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? 100%, 100%, यानी कितना आएगा? 1100। प्रश्न का उत्तर आ गया, देखिए 1100, यानी आंसर 3। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन, यानी इस थर्ड नंबर, भाई हमने इस वाले प्रश्न को देखा कि बैट का जो मूल्य था वो क्या है, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। हमने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा वो हमारा ये था कि जो मूल्य बढ़ गया। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट बैट 20% डिस्काउंट, क्या है? 20% डिस्काउंट पर खरीदा गया। बहुत ध्यान से समझिए, 20% डिस्काउंट पर खरीदा गया। यदि बैट का विक्रय मूल्य 1100 रुपए है तो बैट का प्रारंभिक मूल्य क्या था? देखिए ऐसा प्रश्न है, ये ओरली कर सकते हैं हम। कैसे? देखिए डिस्काउंट, देखिए हर चीज का मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है, 100%, ठीक है। कह रहा 20% डिस्काउंट पर खरीदा गया। अब ये उसका एमआरपी था, इस पर हमने 20% डिस्काउंट दे दिया भाई, हमको डिस्काउंट मिल गया। तो हमको बैट कितने में पड़ा? बैट हमको पड़ा 80%, इस पे हमको बैट पड़ा। और हमको बैट कितने का पड़ा जो हमने खरीदा है? 1000 रुपए का। इसका मतलब 80% की वैल्यू 1000 रुपए, यही होगी कि नहीं
80% की वैल्यू 1000 रुपए होगी कि नहीं होगी? होगी क्या? है ये 1000 रुपीज, ठीक है। 80% की वैल्यू, जब 80% की वैल्यू 1000 होगी, 80% की, तो हमसे कह रहा है बेट का प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रारंभिक, तो अब आप देखिए जरा, तो हम यहां पर 1% की वैल्यू निकाल लें। कैसे? 1000 अपॉन 80। अब कह रहा प्रारंभिक मूल्य यानी 100% की वैल्यू, देन 100% की वैल्यू क्या होगी? 1000 अपॉन 80 इंटू 100। तो देखिए 20 5, 20 से 4, 4 25, 25 5 125 और 0 यानी 1250। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। 1250 यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, रिमाइंडर थ्योरम को लेकर प्रश्न किया गया है। प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न ये है कि सपोज, ठीक है, सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x by 61 is 2. What is the remainder obtained while dividing x की पावर 7, x पावर 7 by 612? सॉरी, यहां पर 612 नहीं होना चाहिए, यहां पर 612 नहीं, यहां पर 61 होना चाहिए। हम हिंदी को लेकर चलते हैं। मान लीजिए x को 61 से विभाजित करने पर, x को 61 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। 2 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि x की पावर 7 को 61 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? x की पावर 7 को 61 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये तो कह रहा। देखिए अगर आपने थोड़ी सी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्या है? 2, उसको ही हम x मान लेते हैं, उसको ही x बनाते हैं, तभी तो निकलता है आगे। ध्यान होगा आपको, जब x की पावर n को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, और जब x की पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ठीक, यानी x ही आता है और वहां पर 8 बचता है। वही थ्योरम लेके हम यहां चल रहे हैं कि जब x को हम 61 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, जब x की पावर 7 को 61 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरम कि हमें क्या करना है, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा x बन जाएगा, और अब यहां x क्या है हमारा? 2, तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 को 61 से डिवाइड करें, 61 से 2 की पावर 7 कैसा, यही तो लिखेंगे 2 की पावर 7। देखो जरा, 2 2 2 2 2 2 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7। भाई ये तो उंगलियों पे कर सकते हैं ना, 128 होता है, लेकिन फिर भी हम बेसिक कर रहे हैं तो आपको बताना हमारा फर्ज है। लेकिन 2 2 4 2 8 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 128 को 61 से डिवाइड करिए। 61 टूजा कितना होगा? 61 टूजा कितना होगा? देखिए 61 दूना 122, 122, तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 6। क्या बचा शेष? 6। यही हमारे प्रश्न का उत्तर, आंसर आ गया। देखिए चल आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस प्रश्न को देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा है इन अ सिटी, किसी शहर में 80% पॉपुलेशन ईट राइस, ईट राइस, ईट राइस। 80% आबादी चावल खाती है, और ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियंस 90%, और चावल खाने वालों में से 90% तो मांसाहारी है। ठीक है, then what percent of the population are vegetarian rice eaters? चावल खाने वाली शाकाहारी आबादी का प्रतिशत कितना है? जो चावल खा रहे हैं उनका प्रतिशत कितना है शाकाहारी आबादी? अब देखिए यहां से दो, आपके दिमाग में दो चीजें चलेंगी। दो चीजें क्या चलेंगी कि सर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। मैं आपको बताऊंगा कैसा हो सकता है। देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि किसी शहर में 80% आबादी चावल खाती है। आप एक बात बताइए, कितनी भी आबादी हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन होगी कितने प्रतिशत? 100% होगी। अच्छा, अब इसमें 80% तो चावल खा रही है, तो देखिए 80% चावल खा रही है, और ये 80% भी अपने आप में कितना होगा? ये भी 100% होगा। कितना होगा? 100%। और जब ये 100% होगा तो कह रहा है इनमें से भी 90% मांसाहारी
शाकाहारी हैं, तो इनका 90%, 80 का 90% कितना, 72, क्या आ गया 72, ये है मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन। और बचे कितने अब इसमें 10%, तो 10% का मतलब कितना 8, ये कैसे हैं, ये है शाकाहारी, ये क्या है शाकाहारी। यही इस प्रश्न का उत्तर है। क्यों, वो क्या कह रहा, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 8%, क्या है उत्तर, सेकेंड 8%। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, कि सर कि 8% तो बचे, 8% तो बचे हैं, 8% इंटू 100, तो नीचे हम रखेंगे चावल खाने वाला, यही रखोगे 80। तो देखो 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा 10। नहीं बेटा, ये नहीं होगा, ये तब होगा, ये तब होगा जब वो कहेगा चावल खाने वाली आबादी चावल खाने वाली आबादी का कितना प्रतिशत शाकाहारी है, शाकाहारी है। लेकिन उसने क्या कहा, चावल खाने वाली शाकाहारी आबादी का प्रतिशत बताइए, यानी कंपेयर नहीं किया है, यहां कंपेयर नहीं, वो संख्या पूछ रहा है, कंपेयर नहीं किया। आयोग ने भी, आप देख सकते हैं, कभी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा, जिसके पास होगा आंसर की मैच कीजिएगा, आप देखिएगा 8% ही उत्तर दिया गया है, क्योंकि उसने आपको भ्रमित नहीं किया। भ्रमित एक तरीके से और हो सकता है कि वो कहेगा कि चावल खाने वाले शाकाहारी, चावल खाने वाले शाकाहारी लोगों का प्रतिशत कुल लोगों से बताइए, कुल लोगों, अरे किसी से कंपेयर थोड़ी किया है, कुल लोगों से बताइए। तो अब क्या 8 इंटू 100, तो नीचे 100, नीचे भी 100, देखो आ गया। तो करना क्या है हमारा, ना उसने ये पूछा ना उसने ये पूछा, देखिए आंसर इससे भी 8 आ रहा, लेकिन ये गलत है, गलत ये भी है। हमसे पूछा है कि चावल खाने वाली शाकाहारी आबादी का प्रतिशत बस बताइए, कंपेयर करता इससे बताइए उससे बताइए, तब आपको ध्यान होगा कि हमने आपको बताया था कि जिसके साथ का, जिसके साथ के, जिसके साथ की, जिसके साथ सा, से, सी, या इंग्लिश में ऑफ, देन, दैट, ऑन लिखा होता है, दैट, ऑन, उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं, कहां, नीचे, नीचे लिखते हैं, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा, आयोग ने भी इसको सही यही बताया है कि इस प्रश्न का उत्तर 8% है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रश्न को, फिर जल्दी से पढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दो वाहन ए और बी एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की से एक समान चाल से चल रहे हैं। दो वाहन है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। देखिए एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है। कैसे, एक जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, समान चाल से। वे एक ही समय पर एक स्थान से 120 किलोमीटर की दूरी के लिए निकलते हैं। वो एक ही समय पर एक स्थान से 120 किलोमीटर की दूरी के लिए निकलते हैं, 120 किलोमीटर की दूरी के लिए निकलते हैं, ठीक है, 120 किलोमीटर की दूरी के लिए निकल रहे हैं। अब 120 किलोमीटर की दूरी के लिए निकल रहे हैं, जब समझिए 120 किलोमीटर की दूरी के लिए निकल रहे हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी है वो है 120 किलोमीटर, समझ गया, ठीक है। तेज वाला वाहन बी तक पहुंचता है और उसी चाल से वापस लौटने लगता है। मान लीजिए दिशा बदलने में जो समय लगा है उसकी हानि नगण्य है, यानी जैसे हम टर्न करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को धीमा करते हैं, हमेशा तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेंगे नहीं, धीमा करते हैं, स्लो करते हैं, फिर मुड़ते हैं। कह रहा वो है ही नहीं, उसने बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस वाला तरीका अपनाया, बिल्कुल यूं मोड़ा वही 240 की स्पीड से, हाँ वैसे ही इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही मोड़ दिया, ठीक। यदि दोनों वाहन एक दूसरे को पार करने से पहले धीरे चलने वाले वाहन ए द्वारा तय की गई दूरी x है तो x का मान बताइए। बहुत बढ़िया, देखिए यहां पर सारी चीजें हमको दी गई है।
हमको बस इसको करना है। क्या करना है? देखिए, एक स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कितना है? 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर कितना है? 120 किलोमीटर, ठीक। 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर है, ठीक। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि 120 किलोमीटर है, कह रहा तेज चलने वाला वाहन। अब देखो दोनों एक ही साथ निकले हैं एक ही समय पर, बहुत ध्यान समझिएगा, दोनों एक ही साथ। देखिए वाहन ए पहले घंटे में 30 जाएगा और वाहन बी पहले घंटे में 60 जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक। वाहन ए दूसरे घंटे में 30 जाएगा और ये जाएगा 60। 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे, यानी 2 घंटे में 2 घंटा हो चुका है। और 2 घंटे में आप देख रहे हैं कि ये जा चुका है 120। कितना? 120। और ये कितना गया? 60। इसका मतलब हुआ कि 2 घंटे में ये अभी जो होगा ए, ये पहुंचा होगा 60 किलोमीटर पे। मान लो यहां तक ये लेकिन जो दूसरा वाला है वो पूरा चल गया और यहां तक पहुंच गया बी। कितना? 120 किलोमीटर। और अब मुड़ भी रहा। तो कह रहा है ए द्वारा तय की गई दूरी बताइए जब तक दोनों मिले। तो ए द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस बतानी है भैया। तो डिस्टेंस निकालना देखिए इतना आसान थोड़ी है। 60 तो आ गया क्योंकि वो 60 किलोमीटर चला, 60 तो आ गया। अब हमको और तय करना है जितनी देर में ये इधर आया, कौन? बी, और ए कहां गया? उधर गया। तो दोनों में हमको तय करना है कि कितनी दूरी पे ये मिलेंगे, ठीक। जितनी दूरी पे मिलेंगे वो समय के अनुसार होगा, कितना समय लग रहा है उसमें। तो देखिए जरा समय। अब पहले समय निकाल दे। समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो ये 60 पे पहुंचा है और ये 120 पे पहुंचा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बची कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी बची है 60। अब ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है। तो देखो समय देख लेते हैं। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो कितना हो गया? देखो जरा, अपोजिट डायरेक्शन में भाई वो इधर से आ रहा है, वो इधर से जा रहा है और बीच की दूरी बची है 60। तो देखिए ऐड हो गई, ये रहा 30 और ये रहा 60, दोनों मिलकर बचे हैं 90, यानी 2/3। इतना मिनट लग रहा है इनको मिलने में। कितना मिनट? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जरा 60 से मल्टीप्लाई करके कितना? 40 मिनट। 40। इसका मतलब ए 40 मिनट और चला होगा। 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 ए जो है 40 मिनट और चला होगा। अब देखिए ए 40 मिनट चला है तो कितना चला है? ए। अब देखो यहां पर करते हैं कि ए 1 घंटे में कितनी दूर जा रहा है? 1 घंटे में 60 मिनट में 30 किलोमीटर। कितना जा रहा था? 30 किलोमीटर ही तो जा रहा था, 30 किलोमीटर। तो देखिए जरा 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 मिनट में भाई 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाएगा, लेकिन हमें तो 40 चलाना है। 40 तो देखो जरा 32 यानी 20 किलोमीटर और जाएगा। 20 किलोमीटर तो 20 तो था ही, 20 और जुड़ गया यानी 80 किलोमीटर। 80। यही प्रश्न का उत्तर है। देखिए थर्ड आंसर। आपने देखा, समझा, सीखा, जाना। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। फेवरेट प्रश्न है ये। थोड़ा फेवरेट क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ₹10. One bottle of cold drink can also be bought by returning 10 empty bottles. A person has ₹1,019 empty bottle. Assuming that the person can consume any number of bottles he buys, what will be the number of empty bottles he possesses at the end if he buys maximum number of bottles of cold drink and consumes all? Okay, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल की कीमत ₹10 है। आप समझिए, कोल्ड ड्रिंक है ना,
और 10 खाली बोतलों को लौटाकर भी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीदी जा सकती है। इसका मतलब एक बोतल हम खरीदेंगे तो रुपए देंगे 10, लेकिन अगर 10 खाली बोतल जुगाड़ करके दे दे तो एक भरी बोतल हमको मिल जाएगी। समझिए, ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए और 19 खाली बोतलें हैं। मान लीजिए वह व्यक्ति किसी भी संख्या में बोतलों का उपयोग करता है, तो सब उपयोग करने के बाद अंत में कितनी बोतल रह जाएंगी, खाली या भरी? खाली या भरी? तो वही देख लेते हैं। देखो, व्यक्ति के पास कितना रुपया है? 1000 रुपया है और एक बोतल की कीमत 10 रुपए है। एक बोतल की कीमत 10 रुपए है, तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग 1000 रुपए में कितनी बोतल मिलेंगी? 1000 रुपए में बोतल मिल जाएंगी 100 भरी बोतल। कितनी? 100 भरी बोतल मिल जाएंगी। 100 भरी बोतल। अब 100 भरी बोतल मिल गई और फिर 100 भरी बोतल मिल गई और उसको उसने कर दिया खाली। तो अब क्या होगा? 100 खाली बोतल हो गई। 100 खाली बोतल। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि 10 खाली बोतलों को लौटाकर भी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिलती है। तो जब 100 खाली करेंगी तो कितनी भरी मिलेंगी? 10 भरी मिलेंगी। कितनी? 10 भरी मिलेंगी। सही है, 10 भरी मिलेगी। अच्छा, अब 10 फिर खाली हो गई। 10 खाली बोतल, 10 फिर खाली हो गई। 10 खाली बोतल, 10 खाली बोतल, 10 खाली बोतल के बदले एक फिर मिल गई। एक भरी, एक भरी, एक भरी, एक भरी, उसको भी इसने खाली कर दिया। तो अब इसके पास एक खाली और इसके पास 19 पहले से थी। 19 खाली, टोटल कितनी खाली हो गई? 20 खाली। और जब 20 खाली बोतल देगा तो 2 भरी मिलेगी, और जब 2 भरी मिलेगी तो खाली भी तो करेगा 2, यही, उसके बदले तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अंत में कितनी बोतल बची? 2 ही तो खाली बची, 2 ही। आंसर आ गया। देखो जल्दी से, बहुत बढ़िया। एक नए गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या पुराने गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या की दोगुनी है। तो डिब्बे गोलाकार, गोला 4/3 पाई आर स्क्वायर, गोला 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 क्या? 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, यही तो होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, हमें करना क्या है? यहां पर इसकी त्रिज्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? त्रिज्या की। अब देखिए, सबसे पहले तो गोले की त्रिज्या हमें पता होना चाहिए। आयतन तो आयतन हमको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और अनुपात बताना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही हो गया, यही हो गया, यही हो गया। अब देखिए क्या कह रहा, नए गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या, अब इसको नया मान लो, इसको नया मान लो और इसको पुराना मान लो। लो भैया, ये पुराना हो गया। गोले की डिब्बे की त्रिज्या की दोगुनी है। नए गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या पुराने गोलाकार की दुगनी है, दुगनी है। तो रेशियो में भैया पहले तो ये देखो 4/3 पाई और 4/3 पाई खत्म, ठीक, दुगनी है त्रिज्या। तो इसको देखिए, इसकी त्रिज्या हो जाएगी एक रेशियो में। कितने रेशियो में? एक रेशियो में, एक रेशियो मान लो 1, और इसकी दुगनी है तो 2 हो गई। दिक्कत कहां है? आर क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अनुपात 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, एक कम 1 तो 1 ही आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, लो भैया 8 अनुपात 1। अब इससे सरल क्या हो सकता है? इतना सरल है। देखिए जल्दी से आगे बढ़े फिर इसको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपने नोट भी कर लिया होगा तो बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए रिकॉर्डेड देखिएगा और इसको नोट करिएगा और इस पर अभ्यास भी करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, यानी द एरिया विच कंटेन स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे छोटे उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग समाहित है। जिसके अंदर देखिए ये बन गया, क्या बन गया? ये तो एक स्माइली बन गया, कोई बात नहीं है, ठीक। इसको हम दोबारा से सही कर देंगे, लो सही हो गया, ठीक। कह रहा है एक सर्कल है, ठीक, उसके अंदर 4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग है। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग हो गया। अब हमसे बोल क्या रहा है वो? अब हमसे ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल का एक वर्ग है, वर्ग, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही होता है, यही किसका, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या है, सबसे छोटे उस वृत्त का क्षेत्रफल, ये अब वृत्त के लिए तो पाई तो पता है हमें, अब हमें क्या पता होना चाहिए, आर स्क्वायर, तो आर कहां से लाएं, आर में त्रिज्या, यही तो होती है त्रिज्या, यही तो है त्रिज्या, यही तो है रेडियस, यही तो है रेडियस, यही तो हमारी रेडियस है, यही तो है रेडियस, है रेडियस। अब हमें रेडियस पता करना है, तो देखिए रेडियस कैसे पता होगी, आप थोड़ा सा गौर करिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस है, रेडियस कैसे, अब आप देखिए छोटे उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए, अब जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर क्या हो गया भैया, ए बराबर हो गया 2। अच्छा विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है a√2, क्या होता है a√2, इस हिसाब से हो गया 2√2, यही तो हुआ, तो ये पूरा हो गया 2√2 विकर्ण क्या हो गया 2√2 विकर्ण, और ये 2√2 क्या हो गया, डायमीटर यानी व्यास, क्या हो गया व्यास, क्या हो गया व्यास, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, व्यास का आधा त्रिज्या, तो भैया जब व्यास का आधा त्रिज्या, तो व्यास हमारा कितना है 2√2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा रेडियस, सिर्फ पाई √2 बचा, तो देखो तो पाई आर स्क्वायर √2 इंटू √2, और जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, ध्यान होगा आपको, सब लोगों ने इतना पढ़ा होगा, √2 जैसे √3 तो 3, √4 तो 4, ऐसे तो होता है, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करें, √2 तो क्या आ गया 2 पाई, लो आंसर आपके सामने 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उत्तर। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, तो अल्टीमेट क्वेश्चन है, क्या है ये अल्टीमेट क्वेश्चन, ये है कि तीन व्यक्ति एबीसी एक साथ मिलकर एक कारोबार चलाते हैं, ठीक है, जिनमें उनका हिस्सा 17, 37 और 46% है, कितना है 17, 37% एंड 46%, ठीक है, ये उनका हिस्सा है, ठीक, ये उनका हिस्सा है। अब हमसे बोल क्या रहा है, वो हमसे कह रहा है, देखिए ए बी और सी, उनका हिस्सा 17, 37 और 46 है, 17%, 37% और 46, ये क्या है कि व्यापार चला रहे उनका हिस्सा है, या पहले तो ये बनता है इन्वेस्टमेंट, क्या बनता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले सबसे पहले होता है रेशियो ऑफ कैपिटल, जब पूंजी हमारे पास होती है तो वो कैपिटल कहलाती है, फिर बनता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियो, और फिर बनता है रेशियो ऑफ क्या प्रॉफिट यानी शेयर्स, रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, यही तो बनता है, ठीक, ये होता है। चल आगे देखते हैं, अब इसी में उनका हिस्सा बढ़ जाएगा, परसेंट और परसेंट हिस्सा बढ़ जाएगा, यदि दिए गए किसी दिनांक को बी और ए के लाभ का अंतर 1000 रुपए, बहुत ध्यान समझिएगा, बी और ए के लाभ का अंतर 1000, तो बी और ए तो यही है ना, बी और ए तो यही है, बी और ए तो यही, तो कह रहा इनका अंतर, तो देखिए इनका अंतर 20% हुआ है, तो यानी 20% का बराबर क्या है 1000 रुपए, 1000 रुपए, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 50, एक भाई 20 100, 25 100 50, तो कह रहा है सी का लाभ बताइए, किसका, सी का लाभ, तो सी क्या है 46%, 46, तो 50 इंटू 46 ये हो गया, तो देखिए 0, 5 6 30 यानी 3 5 4 20 23, अरे भैया 2300 आ गया आंसर इसका, 2300 कहां है, ये देखिए आंसर आ गया, हाँ तो देखिए 2300 आ गया, कितनी आसानी से 2300 निकल आया, देखिए इसको तो ओरली भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कर सकते हैं, 45 का 20 और 6 5 का 30, 2300, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरह से हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन। बस आगे बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फिर, अब आपसे मिलते हैं, जल्दी मुलाकात करते हैं। पुरानी परीक्षा हुई होंगी उनके साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ बने रहिए ऑफिसर अड्डा पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिए, शेयर भी खूब करिए। ठीक है, थैंक यू।